नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? देखिए, आज हम देखेंगे हाड़ौती का पठार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद हम देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर लिया था, अरावली का अध्ययन कर लिया तथा जो पूर्वी मैदान है उसका अध्ययन कर लिया था। आज ये अपना लास्ट टॉपिक है भौतिक प्रदेश में, जिसका नाम है हाड़ौती का पठार, जिसे हम मालवा का पठार भी कहते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे राजस्थान की जलवायु या कृषि, जो कुछ भी होगा अपने को जो उचित लगेगा उस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिलहाल भौतिक प्रदेश का ये आखिरी पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, हाड़ौती का पठार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्थिति और विस्तार से भी सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से भी सवाल पूछे ही जाते हैं। भले ही आप चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूं कहे संपूर्ण राजस्थान में होने वाले कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये भूगोल की जो क्लासें हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए जिलों के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले नए हैं तो गोल गुरु अकेडमी से जरूर जुड़े भाई, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर हर सिलेबस धीरे धीरे जो है आपके क्लासें लगने शुरू हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। गोल गुरु अकेडमी जो अपना टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर ले, और प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी जो ऐप है इसको भी डाउनलोड कर ले, ताकि आपको अच्छी टेस्ट सीरीज देने का मौका मिले, जिससे आप अपने आप का मूल्यांकन कर सके। तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के, हाड़ौती का पठार। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसकी स्थिति कहाँ है और कौन कौन से जिले इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं। तो बात करें कुल जिले जो है, इसमें 6 जिले सम्मिलित होते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां ये 4 जिले अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि हाड़ौती में शामिल किए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ का भाग भी इसमें आता है और भीलवाड़ा का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित करते हैं। जैसे देखिए, ये वाला जो चित्तौड़गढ़ वाला भाग है इसको भी सम्मिलित करते हैं, और ये भीलवाड़ा का जो थोड़ा बहुत भाग है इधर, इसको भी सम्मिलित करते हैं। मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ मुख्य रूप से चारों जिले, और भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का आंशिक भाग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, इसकी स्थिति कहां पर है? चंबल नदी के किनारे पर। चंबल नदी आपको पता है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करने के बाद देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई इटावा के निकट जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसकी जो स्थिति है, ये हाड़ौती का पठार दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये जो जीबीएफ दिख रही है इधर, जीबीएफ आगे देखेंगे, इससे इधर वाला जो पार्ट है इसे ही हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो स्थिति मतलब यहाँ पर चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी के किनारे राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ये इधर वाला पार्ट दक्षिण है, ये इधर वाला पूर्व है, इसके बीच वाला जो ये पार्ट है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है। सीमा की बात करें तो देखिए, पूर्वी सीमा, ये इसकी पूर्वी सीमा किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से लग रही है। इसकी दक्षिण सीमा, ये दक्षिण वाली सीमा किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से लग रही है। और दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा, या यूं कहें ये तीनों तरफ जो सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है भाई, इसके पूर्व सीमा हो या दक्षिण हो या दक्षिणी पश्चिमी सीमा, सारी जो सीमा हाड़ौती की पठार का है वो मध्य प्रदेश बनाता है। यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, एक बार जो हमने पहले देखा उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने देख लिया था कि राज्य के कितने प्रतिशत भाग, 61.11% भाग पर फैला हुआ है। 61.11% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर? 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हमने अरावली प्रदेश देखा, ये राज्य के कितने प्रतिशत भाग? 9% भाग पे फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी? 10% जनसंख्या यहाँ पर राज्य की निवास करती है। उसके बाद हमने देखा पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग जो राज्य के कितने प्रतिशत? 23% भाग पे फैला हुआ है, और यहाँ पर राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या? 39% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हमने हाड़ौती का पठार जो हम पढ़ रहे हैं, ये राज्य के 6.89% भाग पर फैला हुआ है, और यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है भाई? यहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये चारों चीजें हम आज पढ़ लेंगे। 3, ये 2 और 1, 3 पढ़ ली है, और ये आज पढ़ लेंगे। आगे चलिए, प्राकृतिक संरचना कैसी है और भौगोलिक स्वरूप इस क्षेत्र का क्या है? इन बिंदुओं के बारे में यदि बात करें तो ये मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है। मालवा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का वाला पार्ट कहलाता है। ये मालवा वाला जो प्रदेश है
इसका ये जो उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है, यही क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार कहलाता है। तो कोई आपको पूछे कि हाड़ौती का पठार किसका पार्ट है? मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। इसे हाड़ौती का पठार या क्या कहते हैं? लावा का पठार कहते हैं, क्योंकि लावा निर्मित ये पठार है। भूगर्भ में गर्म मेग्मा जब धरातल पर आता है तो वो लावा बन जाता है। ठंडा होने के बाद लावा पठार का निर्माण होता है। तो यूं कहें, राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो कैसा है? लावा निर्मित पठार है। आगे देखिए, ये अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति क्षेत्र है भाई। देखिए, ये तो है विंध्याचल पर्वतमाला, ये सतपुड़ा है, ये अरावली है। तो ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है, संक्रांति क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र की यदि बात करें तो ये वाला हाड़ौती वाला पार्ट है। कोई आपको पूछे कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच हाड़ौती है, तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में मालवा का उत्तरी भाग हाड़ौती का पठार कहलाता है। आगे चलिए, इस क्षेत्र को दो प्रमुख भौगोलिक भागों में हम बांट कर देखते हैं, ताकि ये अध्ययन की दृष्टि से भी सरल हो जाता है और कुछ इनमें प्राकृतिक भिन्नता भी मिलती है। इसके कारण भी इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो ये देखिए, यहां से चल के ये मुख्य तौर पे चंबल के जो पार्ट है, बनास और चंबल के बीच का पार्ट, जो आपके करौली से लेके धौलपुर का जो पार्ट है, उसे मुख्य रूप से क्या बोलते हैं हम? विंध्यन कगार भूमि। ये किससे निर्मित है भाई? बलुआ पत्थरों से निर्मित है विंध्यन कगार भूमि। फिर से देख लीजिए, हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो विंध्यन कगार भूमि, चंबल के आसपास वाला, मुख्य तौर पे करौली और धौलपुर के बीच का क्षेत्र विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। ये देखिए, पतली पतली जो पट्टी है, ये विंध्यन कगार कहलाती है, ये विंध्यन कगार कहलाती है। दूसरा है दक्कन का लावा पठार। ये किससे भाई? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित लावा पठार है। ये देखिए आप, दक्कन लावा पठार, देखिए दक्कन लावा पठार की बात हो रही है। ये वाला मुख्य वाला पार्ट जो है, या यूं कहे सामूहिक तौर पे इस पूरे पार्ट को दक्कन लावा पठार कहते हैं, और ये विंध्यन कगार भूमि कहलाती है। तो हाड़ौती के पार्ट को कितने भागों में देखते हैं? दो भागों में। ये कहीं पर देखिए जलोढ़ का पार्ट भी दे रखा है, मतलब जहां से चंबल और उसकी सहायक नदियां जो है, कहीं पर जो जलोढ़ मृदा का निक्षेपित करती है, तो वो जलोढ़ वाला पार्ट भी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार के रूप में इस पार्ट को पढ़ते हैं। आगे चलिए, उच्चावच और प्रमुख स्थल। सबसे पहले उच्चावच किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जो कुछ भी उबड़ खाबड़ है वो क्या कहलाता है? उच्चावच कहलाता है। जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत पठार और मैदान है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच जो बाह्य बलों के कारण निर्मित हुए हैं, वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ढाल, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये देखिए, हाड़ौती के पठार की यदि हम बात करें, हाड़ौती के पठार की यदि हम बात करें, तो देखिए इधर से चंबल नदी आती है और इस तरीके से बहती हुई जाती है। इधर से काली सिंध आती है, पार्वती आती है, ये आहू नदी आती है, ये कुन्नू नदी आती है। मतलब क्या है? इसका ढाल दक्षिण दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल मिलता है। ठीक है, आप नदियों का जो मार्ग है उसके हिसाब से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। उच्च भूमि की यदि बात करें तो यहाँ पर एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, जिसे डग गंगाधर क्षेत्र कहते हैं। ये झालावाड़ में है, बहुत बार एग्जाम में मिलता है भाई। डग गंगाधर कहाँ है? तो ये झालावाड़ की उच्च भूमि है, जो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत सम्मिलित होती है। चांदखेड़ी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची जो है शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? खानपुरा झालावाड़ में। क्या नाम है? चांदखेड़ी हाड़ौती की ऊंची चोटी है। ये देखिए, एक मामूनी पहाड़ी है, मामूली नहीं, मामूनी पहाड़ी है, जो कहाँ पर है? आपके 12 जिले में पड़ती है और 12 की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? मामूनी। दो चोटी भी यहाँ पर देख ली, एक तो चांदखेड़ी और एक मामूनी। एक है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है भाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलिए, देखिए एग्जाम में सवाल आता है, यहां पर देख रहे हो आप, ये गोलाकार पहाड़ियां दिख रही है, ये गोलाकार पहाड़ियां। पेन चेंज कर लेता हूं भाई, आपको नहीं दिख रहा है तो। ये गोलाकार पहाड़ियां हैं यहाँ पर। ये कहाँ पर है? ये आपके 12 में है। यहाँ पर एक क्रेटर भी है, क्रेटर
रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां कहां पर है? हाड़ौती के पठार के पार्ट के रूप में इसे हम जानते हैं, घोड़े की नाल के समान है। और ये कहां पर है भाई? आपके 12 में है। पूछा जा सकता है कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां घोड़े के नाल के आकार की जो है वो कहां पर है? 12 में है। मुख्य दर्रे कौन कौन से यहाँ पर? मुख्य दर्रे की यदि बात करें तो जैतावास दर्रा, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रे, ये 4 प्रमुख दर्रे इस क्षेत्र के आते हैं। पुनः देख लीजिए, जैतावास, बूंदी, लाखेरी, रामगढ़, खटगढ़, और कई बार नाम आता है रामगढ़ खटगढ़ भी। तो ठीक है, ये 4 दर्रे भी इस क्षेत्र के हैं। अरावाल या आड़ावल, अड़ावल देखिए अरावली का प्राचीन नाम भी है, यहाँ पर है आड़ावाला। आड़ावाला की जो पहाड़ियां हैं या आड़ावाले के जो क्षेत्र वो है बूंदी और सवाईमाधोपुर में। बूंदी की पहाड़ियों को आड़ावाल की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भाई, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली से सीमांकन करता है। मतलब ये तो है आपकी अरावली और ये है आपके जीबीएफ और ये है हाड़ौती। तो हाड़ौती और अरावली को अलग करने वाला जो भ्रंश है वो कौन सा है भाई? थ्रस्ट भी इसे बोलते हैं। कौन सा है? जीबीएफ है। अरावली और हाड़ौती के मध्य पड़ता है। देख लीजिए यहां पर ये जीबीएफ, जीबीएफ ये बूंदी में गायब हो जाता है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में दिखता है। पुणे बूंदी के बाद में जो है आपके करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर इधर दिखता है। तो इस तरीके से ये देखिए जीबीएफ है। इससे इधर तो देखिए ये यहाँ पर अरावली आ जाती है और ये हाड़ौती आ जाता है। मतलब हाड़ौती और अरावली के बीच में सीमा का निर्धारण करता है जीबीएफ। तो आपको कोई पूछे एग्जाम में कि जीबीएफ कहाँ है? अरावली और हाड़ौती के बीच में एक ट्रस्ट है। ये भाई आगे देखिए, ऊपरमाल, ऊपरमाल का हमने देख लिया था। ऊपरमाल का पठार यहाँ पर है। ठीक है, ऊपरमाल और मेवाड़ का पठार इसके प्रमुख भाग माने जाते हैं। आगे देखिए मिट्टी, ये देखिए सबसे शानदार मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है भाई? काली मिट्टी है, जिसे क्या बोलते हैं? रेगूर मृदा भी बोला जाता है। रेगूर मृदा भी बोला जाता है। श्वेत जुताई वाली मृदा भी बोला जाता है। श्वेत जुताई वाली मृदा भी बोला जाता है, वाली मृदा भी बोला जाता है। इसकी खासियत क्या है भाई? इसके कण बहुत छोटे होते हैं और नमी धारण करने की असीम क्षमता होती है। नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। नमी धारण करने की क्षमता होती है। जैसे अपने रेगिस्तान की जो मृदा है ना, अरे आपने रेतीली मृदा है, बलुई मिट्टी है, इन काई में पानी जो है धारण करने की क्षमता बहुत कम हुआ है। हुए ही क्यों नहीं? थोड़ी देर आप देखो, बारिश हुई, 1 घंटे के बाद ऊपर सूख जी, चावड़े चावड़े देखी। मतलब कहीं है, मतलब आ है कि बलुई मिट्टी का जगह कण हुआ पे मोटा हुआ है और एक छोटा हुआ है। और ये क्या होती है, सूखने पर इतनी टाइट हो जाती है जैसे पत्थर जैसी होती है, और गीली होने पर एकदम चिपचिपी सी होती है, एकदम चिपचिपी सी होती है। तो मिट्टी व जलवायु, मिट्टी से आपको पता ही चल गया कौन सी मिट्टी यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जिसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी शैलियों से बनी है, शैलों से बनी है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। लाल व कच्छारी मिट्टी भी यहाँ पर मिलती है। धरातल कैसा है? पथरीला और चट्टानी है भाई। पठार है तो कैसा होगा? पथरीला और चट्टानी वाला ये धरातल है। जलवायु कैसी है भाई? उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। मतलब राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। यहां पर देखिए, हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर कैसी है? शुष्क जलवायु है। यहाँ पर उपाद्र है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, और यहाँ पर है अति आर्द्र जलवायु है, या उपोष्ण आर्द्र जलवायु भी से बोला जाता है। तो ये वाली जलवायु है भाई यहाँ पर उपोष्ण आर्द्र, या राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, या अति आर्द्र। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अति आर्द्र यहाँ पर जलवायु मिलती है। विशेष वर्षा क्षेत्र झालावाड़ और बूंदी। झालावाड़ में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है, राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और यदि पर्टिकुलर जगह की बात करें तो माउंट आबू में होती है लगभग
150 सेंटीमीटर के आसपास। देखिए नदियों की बात करें तो ये नदी है, कौन सी नदी है भाई, ये नदी कौन सी आपके, कौन सी नदी है रे, ये नदी है चंबल नदी, राज्य की सबसे बड़ी नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी। यदि लंबाई के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो 4 नदियां देख लेते हैं। चंबल से ही आपके निकल के आ जाएगी। चंबल से कैसे निकल के आएगी, चंबल, माही, बनास, लूणी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, दक्षिणी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो देखिए ये जो हाड़ौती का पठार हम देख रहे हैं, प्रमुख नदियां कौन सी है यहाँ पर, चंबल और उसकी सहायक नदियां, जिसमें काली सिंध, परवन, पार्वती, कुन्नू, मेज, ये बनास जो है ये इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इन नदियों ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। आपको पता है कि नदियां अपने साथ जलोढ़ मृदा लाती है। जलोढ़ भी 2 प्रकार का होता है, तो भांगर एक है, खादर। नई जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है, पुरानी भांगड़ कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है, ये देख लीजिए कौन सी फसल है, ये गन्ना की फसल है। कौन सी फसल है, गन्ना की फसल है। ये देखिए कौन सी फसल है यहाँ पर, ये कपास की फसल है। ये देखिए कौन सी, मेथी की फसल है। पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, पान मेथी, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, बहुत स्वादिष्ट होती है भाई, ये नागौर की है, नागौर की प्रसिद्ध है। तो देखिए फसलें व वनस्पति की बात करें तो मुख्य फसल यहाँ पर जो हाड़ौती का पठार है उस पे कौन सी होती है, कपास, क्योंकि काली मृदा हमने देखी, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, अफीम की खेती होती है। यदि राज्य के संदर्भ में बात करें जो है चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट है यहाँ पर सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती है। मतलब हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है, तंबाकू की खेती की जाती है, यहाँ पर चावल की खेती की जाती है जैसे बूंदी है, यहाँ पर धनिया, जैसे धनिया मंडी है, रामगंज मंडी है ना, और झालावाड़ की कौन सी भवानी मंडी है। तो ये धनिया यहाँ पर जो है ये भी प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। मेथी भी, और संतरा, संतरा मतलब राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन करता है। इसका संतरा भी यहाँ पर होता है। वनस्पति की यदि बात करें तो यहाँ पर बांस, जिसे वर्तमान में क्या नाम दिया गया है, घास के जो है कैटेगरी में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। खेर, गुलर, सालर, दोक, ढाक, सागवान भी यहाँ पर मिलता है। झाड़ियां और लंबी घासें इस क्षेत्र में मिलती है। मतलब हाड़ौती के क्षेत्र में ये तो प्रमुख फसलें और ये वनस्पति मिलती है। अब देखिए खनिज की बात करें तो यहाँ पर कोटा स्टोन आप ग्राम देखा ना, देखो चौकड़िया यान के लिए मंडोड़ी, एक तो वहीं गिरा आपने मार्बल लगा हुआ है और दूसरो लगा कोटा स्टोन, बहुत मजबूत हुए भाई, घर का लगा हुआ बहुत सारा गांव के मायने। तो कोटा स्टोन यहाँ पर मिलते हैं, कातला यहाँ पर मिलते हैं, भवन निर्माण की जो छत पट्टियां हैं वो भी मिलती है, और स्थानीय खनिज संपदा भी इस क्षेत्र में मिलता है। तो ये छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पृष्ठा की दृष्टि से जिसको हमने संपन्न किया है। कुल मिलाकर हमने राजस्थान की भौतिक प्रदेश स्थिति और विस्तार 2 बिंदुओं के बारे में, जो कि बड़े बिंदु है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया गया है अपने द्वारा, और एग्जाम में बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बनते हैं। अब इसके बारे में 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आएंगे, जो है हल करने के बाद इन टॉपिकों से कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और इस तरीके से एक एक करके सारे टॉपिक जो है हम राजस्थान के भूगोल और कला संस्कृति व हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जिस किसी के अंदर पार्ट है, या अपन बात करें कंप्यूटर की, अपन बात करें विज्ञान की, राजनीति की, मतलब सारी जो है इंग्लिश, हिंदी, मतलब सभी जो सब्जेक्ट है कवर करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करते रहे भाई, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।